नमस्ते सभी को। नमस्ते कृष्णा। कृष्णा जी नमस्ते। तो शुरुआत करते हैं सेशन की। तो सबसे पहले तो स्मृति का और नित्य नूतन वार्ता ग्रुप का बेहद बेहद धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस मंच पे और अपनी बात रखने का मौका दिया। सो सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। यहाँ पे बहुत सारे दिग्गज लोग आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे मैं जिनका काम मैं एडमायर करता हूँ, जिनसे मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ, वैसे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और मुझे भी इस मंच पे आने का मौका मिला, उसके लिए मैं बहुत नसीबदार मानता हूँ अपने आप को। सो थैंक यू सो मच। वॉइस इज़ नॉट કે क्लियर તમે વચન આપો છો કે એવું નહીં ભણાવો. अभी। यस, अभी ठीक से आ रहा है आई थिंक। अभी आवाज़ ठीक से आ रहा होगा, ऐसे मैं आशा रखता हूँ। सो कोई एक अगर बता पाए कि वॉइस नॉट ऑडिबल। ओके। अभी कैसा है? मेरा आवाज़ आ रहा है सबको? इज़ इट क्लियर, नॉट ऑडिबल? कमेंट में अगर बता पाए तो अच्छा रहेगा। आवाज़ आ पा रहा है? भारती जी, हितेन जी, आप में से कोई भी एक बता पाए कि आवाज़ आ रहा है कि नहीं तो अच्छा रहेगा। ऑडिबल, ओके। थैंक यू हितेन जी। ओके। सो शुरुआत करते हैं। मेरा नाम मिहिर है। मैं गुजरात से हूँ। गुजरात के बड़ौदा ज़िले में मैं रहता हूँ। यहाँ पादरा करके एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे मैं पला बड़ा हूँ। और शुरुआत एक गाने से करते हैं एक्चुअली, मज़ा आएगा। ठीक है। तो मैं गाना गुजराती में है, पर आप लोगों ने सुना होगा शायद, ये बहुत प्रचलित गाना है। सो मैं सुनाता हूँ, फिर इसका ट्रांसलेशन भी कर दूंगा। ध्रुव भट्ट करके एक लेखक है गुजराती में, जिन्होंने काफ़ी अच्छे गीत लिखे हैं प्रकृति के बारे में, मानव संबंधों के बारे में। तो ये गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, फिर मेरी बात मैं शुरू करूँगा। ठीक है। सो या मैं गुजराती में गीत में ट्रांसलेट कर दूंगा। हम्म, ઓચિંતું કોઈ મને રસ્તે મળે ને કદી ધીમેથી પૂછે કે કેમ છે, આપણે તો કહીએ કે દરિયાસી મોજમાં ને ઉપરથી કુદરતની રહેમ છે. ઓચિંતું કોઈ મને રસ્તે મળે ને કદી ધીમેથી પૂછે કે કેમ છે, આપણે તો કહીએ કે દરિયાસી મોજમાં ને ઉપરથી કુદરતની રહેમ છે. ફાટેલા ખિસ્સાની આડમાં મૂકી છે અમે છલકાતી મલકાતી મોજ. એકલો ઉભો ને તોય મેળામાં હોય એવું લાગ્યા કરે છે મને રોજ. તાળું વસાય નહીં એવડી પટારીમાં આપણો ખજાનો હેમ કેમ છે,
कि आपने तो कहिए के दरिया सी मौज माने ऊपर थी कुदरत नीरे मुझे આંખોમાં પાણી તો આવીને ચાય નથી ભીતર ભીનાશ થતી ઓછી વધઘટનો કાંઠાઓ રાખે હિસાબ નથી પરવાસ મંદરને હોતી સૂરજ તો ઉગીને આથમીએ જાય મારી ઉપર આકાશ એમનેમ છે કે આપણે તો કહીએ કે દરિયા सी मौज माने ઉપરથી કુદરતની રેમ છે કે આપણે તો કહીએ કે દરિયા सी मौज माने ઉપરથી કુદરતની રેમ છે थैंक यू सो ये गीत ध्रुव भट्ट जी ने लिखा है सो बेसिक आइडिया इस गीत में ये है कि अगर मैं कहीं पे चलते चलते जा रहा हूँ और अचानक से कोई मुझे मिल जाता है और पूछता है कि आप कैसे हो तो मैं बताता हूँ कि मैं दरिया जैसी समुंदर जैसी मौज में हूँ समुंदर जितना खुश हूँ और मुझ पे कुदरत की महर है मेहरबानी है सो ये इस गीत के साथ शुरुआत करते हैं कि हम इतने डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र रहे हैं तो भी कुछ नया सीखने के लिए नया सुनने के लिए नई बातें करने के लिए हम यहाँ पे जुड़ पाए हैं तो रियली में हम पे कुदरत की मेहरबानी है और हम इतना खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं तो सबके लिए ये गीत है और सबको शुभकामनाएं कि हम लोग इस तरह से जुड़ पाए और कुछ नई बातें जान पा रहे हैं मेरी बात रखने की कोशिश करता हूँ मैंने जैसे बताया कि मैं गुजरात के बड़ौदा से हूँ और यहाँ पे पादरा करके एक छोटा सा गांव है वहाँ पे पला बड़ा हूँ और गुजराती मीडियम में पढ़ा हूँ 10वीं तक और इस तरह से स्कूल में पढ़ाई हुई जो जैसे रेगुलर बाकी बच्चों की होती है कोई विशेष सुविधाएं नहीं थी गुजराती मीडियम का सामान्य स्कूल था और शुरुआत में ही कविता लेखन नाटक और इस तरह के शौक़ थोड़े थे मुझे और कुछ क्रिएटिव करना विज्ञान में भी थोड़ा रस था कुछ कुछ बनाना पर विज्ञान की थियरीज़ में नहीं पर कुछ लैबोरेटरी में बनाना कुछ करना इस तरह से मेरा इंटरेस्ट रहता था 10वीं तक मैं स्कूल में पादरा में ही पढ़ा उसके बाद पहली बार मैं बड़ौदा गया बड़ौदा बड़ा सिटी है आप लोग सब जानते होंगे तो अरे वाह बड़ौदा एक बड़ा सा सिटी है और उसमें पहली बार मैं 10वीं के बाद गया तो किसी ने मुझे एक कोर्स करने का सजेस्ट किया कि भाई एक मेडिटेशन का पर्सनालिटी डेवलपमेंट का थोड़ा सा कोर्स है वो कर लो तो आगे तुम्हें आसानी होगी जाने में काम करने में तो वैकेशन था तो मैं चल पड़ा 10वीं कक्षा का वैकेशन पड़ा तभी मैं पहली बार गया और तो शुरुआत में तो नया सिटी था तो सब कुछ नया नया देखने में समय निकल गया तो मैंने वो कोर्स किया 7 दिन का वो कोर्स था मुझे तो पता नहीं था कि इसकी फ़ीस भी बड़ी बड़ी तगड़ी होती है तो 7 दिन के बाद पता चला कि भाई इसकी 1500 रुपये फ़ीस है ज़रा दे दो आप तो मैं तो डिफ़िकल्टी में आ गई कि यार पैसे तो कैसे मतलब मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ कोई मेडिटेशन के लिए 1500 रुपये कौन देगा मैं तो अपने मम्मी पापा को तो ऐसी बातें बता भी नहीं सकता था कि भाई ऐसा कोर्स किया है मैंने तो मुझे तो किसी दोस्त ने सजेस्ट किया था और मैं कर आया तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि यार अगर कोई दूसरा माध्यम हो इसको करने का तो आप ज़रा बताओ मुझे तो बोले क्या आता है तुमको बोला मुझे लिखने में थोड़ा सा इंटरेस्ट है लिख लेता हूँ थोड़ा बहुत और वॉलेंटियरिंग जो भी आप बोलो मैं कर लूँगा तो पहली बार उन्होंने कुछ काम दिया कि भाई हमारी वेबसाइट है अंग्रेजी में उसका थोड़ा सा ट्रांसलेशन कर दो तो हम तुम्हारी फ़ीस माफ़ कर देंगे चलो तो इस तरह से पहला काम मिला पहला जॉब मिला ट्रांसलेशन का और मेरा जो प्रेम है वो वेबसाइट की ओर बढ़ने लगा कि यार ये गजब टेक्नोलॉजी है इससे लोग पैसे भी कमाते हैं और हमारी बात लोगों तक पहुंच सकती है बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकती है पूरी दुनिया में पहुंच सकती है किसी भी भाषा में पहुंच सकती है
तो मैं तो उस टेक्नोलॉजी के प्रेम में पड़ गया कि भाई कैसे सीखा जाए, कैसे करें। तो मैं दोस्तों से पूछने लगा कि यार ये वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो कोई बोला कि यार इंजीनियरिंग करना पड़ता है, उसके लिए कंप्यूटर इंजीनियर बनना पड़ता है, तभी आप ये सीख पाओगे। तो मैंने बोला यार इंजीनियरिंग इतना तो नहीं करना, रहने दो। फिर दूसरा कोई माहौल, तो मैंने इंजीनियर जो कर रहा था उससे पूछा कि भाई आपको सिखाते हैं क्या ये वेबसाइट बनाना, आपके कोर्स में है क्या। तो बोले नहीं, हम तो ऑन जॉब जाके सीखते हैं, हम तो कंपनी में जाते हैं तभी सीखने को मिलता है, बाकी कोर्स तो बहुत आउटडेटेड है, कुछ सिखाते नहीं, अभी तो हम लोग सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम की बातें सब पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है, तो फिर तो ऑन जॉब ही जाएंगे हम भी। तो मैं निकल पड़ा। मैं क्या करता था कि बड़ोड़ा में जो वेबसाइट बनाने वाली कंपनीज होती है उनमें जाता था। एक ऑफिस में जाता था और उनको बोलता था कि भाई मेरे पापा का है ना बहुत बड़ा बिजनेस है और उनको वेबसाइट बनानी है, तो तुम ज़रा बताओ क्या क्या पैसे लगते हैं इसके लिए, क्या जानकारी लगती है, क्या क्या चीज़ें होगी, आप कैसे बनाते हो, थोड़ा सा दिखाओ। तो जैसे ही वो कस्टमर को समझाता है वैसे मुझे भी समझाने लगा कि भाई देखो इस वेबसाइट में है ना होस्टिंग होता है जहाँ पे आप सारी फाइलें रखते हो, फिर एक होता है डोमेन नेम जो आपकी वेबसाइट का नाम होगा www, फिर जो नाम आएगा उसको डोमेन नेम बोलते हैं। तो इस तरह से वो समझाने लगा मुझे सब चीज़ें, और मैं समझने लगा, मुझे मज़ा आने लगा कि भाई वाह मेरे को जानकारी मिल रही है इसके, यही तो जानना था मुझे। पर कोई ये नहीं सिखा रहा था कि इसको बनाते कैसे। तो मैं तो दूसरी ऑफिस में गया कि भाई आप कैसे करते हो, थोड़ा सा बताओ मुझे। तीसरी ऑफिस में गया, चौथी ऑफिस वाले में मुझे पकड़ लिया कि भाई तू झूठ बोल रहा है। तो मैंने बोला यार मतलब वो एक्सपीरियंस वाला बंदा था, उसने तो जान लिया कि ये ऐसे लड़के आ जाते कुछ करने को पता नहीं है। तो मैंने बोला सॉरी यार, मुझे तो मतलब सीखना था कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, इसलिए मैं तो आ गया। आवाज़ कम है, सॉरी। तो मैं थोड़ा नज़दीक आता हूँ। हाँ, तो मुझे तो सीखना था इसलिए मैं तो आ गया। अभी आप बताओ कि कैसे करना है। तो वो बोले कि यार एक काम करो, झूठ क्यों बोलते हो, तुम हमारे लिए मार्केटिंग करो और हम तुम्हें 10% कमीशन देंगे, और हमारे डेवलपर के साथ बैठ जाना, जो भी सीख सीख सको तो सीख लेना। तो मैंने बोला ठीक है, चलो ये अच्छा आइडिया है। तो दैट वाज द फर्स्ट जॉब, मतलब वो ये ट्रांसलेशन के बाद पहला काम मुझे ये मिला कि भाई ये बड़ी चीज़ है, मतलब मार्केटिंग कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो 10वीं का वैकेशन ही चल रहा था, 2 महीने का जो बड़ा वैकेशन होता है, 2 ढाई महीने का, तो वही चल रहा था और मैं तो मार्केटिंग करने लगा। ट्यूशन क्लास में जाता था, एनजीओ में जाता था, और दूसरी जगहों पे जाके मैं तो अपनी वेबसाइट का आइडिया जो है वो बेचने लगा कि भाई देखो हम 5,000 में आपको वर्डप्रेस वेबसाइट बना के देते हैं, आप करो। तो मेरे पास 3 कॉन्ट्रैक्ट आ गए, मतलब 3 ऑर्डर आ गए वेबसाइट बनाने की, और मुझे उसका कमीशन भी उस बंदे ने दिया, और मैंने डेवलपर के साथ बैठ के जो भी थोड़ा बहुत वो करता था वो मैं देखता था, सीखता था कि कैसे ये वर्डप्रेस डालता है, कैसे HTML CSS सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो वो सब देखने लगा, करने लगा कि यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है थोड़ा सा। और मुझे मतलब करीब करीब समझ आने लगा कि ये बिज़नेस कैसे चलता है, इसमें मेहनत तो बहुत ही कम है, मतलब वो प्रोग्रामिंग तो रेडीमेड ही रहता है कोड, और उसको कॉपी पेस्ट ही करना होता है, बहुत जटिल कोई वेबसाइट आपको ना बनानी हो तो बहुत कोई दिक्कत की बात नहीं होती इसमें। सो मैंने थोड़ा सा ऐसा जान लिया कि भाई कैसे ये बिज़नेस काम करता है, और मैंने क्या किया कि मेरे 2 दोस्तों से बात की कि भाई हम ये बिज़नेस शुरू करते हैं, हम लोग वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं, मैं मार्केटिंग करूँगा, डिज़ाइन में हेल्प करूँगा, आप लोग कोडर हो, आप लोग मुझे सिखाना थोड़ा, और सब साथ में मिलके करते हैं। तो व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड माय ओन स्मॉल वेंचर कि भाई चलो वेबसाइट बनाने का एक छोटा सा धंधा शुरू करते हैं। तो ये कोई रजिस्टर कंपनी या ऐसा कुछ नहीं था, पर एक स्मॉल बिजनेस बोल लो या वेंचर बोल लो या आइडिया बोल लो, वो एक था, और उससे हमने शुरुआत की काम की कि भाई ये करेंगे। तो अभी दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि भाई रिजल्ट आ गया 10वीं का, और कहीं से भी 60-70% आ गए, नॉर्मल जो डिस्टिंक्शन होता है वो आ गया। तो अभी तो घर से तो बोलने लगे भाई नहीं साइंस करना है अभी तो, मतलब मैंने बोला कि मुझे आर्ट्स में जाना है, मुझे
बैचलर ऑफ आर्ट्स करना है, उसमें गुजराती लैंग्वेज एंड साइकोलॉजी पढ़ना है। तो आई वॉज प्रिटी क्लियर कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था कि भाई लैंग्वेज में कुछ करे, साइकोलॉजी में कुछ करे, कुछ पढ़े। पर पापा ने बोला कि भाई नहीं, वो तो वो लोग करते जो फेल होते हैं, वो लोग करते जो जिसके परसेंटेज अच्छे नहीं आए होते, तो तुम तो साइंस ही करो। तो मैंने बोला यार साइंस तो नहीं करना है मुझे, मेरी मेरी रुचि नहीं है उसमें। तो बोले कि पर करना पड़ेगा, उसमें ही आगे जा सकते हो। बीए करे हुए कितने सारे लोग हैं, बीकॉम करे हुए कितने सारे लोग हैं, घूम रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिलता है, तुम कैसे करोगे? तुम और हम लोग तो छोटे मिडिल क्लास परिवार में से आते, कैसे करेंगे हम लोग? तो साइंस कर लो, तो उसी में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मैं कुछ बोल नहीं पाया उनके सामने कि भाई क्या करे, कैसे करे। तो मैंने एडमिशन ले लिया, पर मैंने ऐसी स्कूल पसंद की कि जिसमें अटेंडेंस की जो नियत वो होती है, नियम होता है, वो थोड़ा सा ढीला हो, मतलब अटेंडेंस की बहुत कोई चिंता ना हो, वैसा हो। और फीस भी कम हो। वैसी एक स्कूल मैंने पसंद की, और बड़ौदा की वो स्कूल थी। तो मैं क्या करता था कि मैं घर से निकलता तो था कि भाई मैं स्कूल जा रहा हूँ, पर मैं स्कूल जाता नहीं था। मैं जाता था अपनी ऑफिस में, और मैं वेबसाइट बनाता था, लोगों से मिलता था। फिर हमने वेबसाइट बनाने का शुरू किया और धीरे धीरे पैसे आने लगे, तो हम लोगों ने वॉलेंटियरिंग शुरू किया। हम 3 दोस्त थे, हमने वॉलेंटियरिंग शुरू किया। अलग अलग संस्थाओं में जाते थे, काम करते थे, कुछ भी एक्सप्लोर करते थे। तो मैं कोई मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि पढ़ाई ही नहीं करनी है, मुझे कोई ऐसा कोर्स चाहिए था जिसमें सब कुछ हो। मतलब मुझे विज्ञान में भी रस है, मुझे नाटक में भी रस है, मुझे कविता में भी रस है, मुझे 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 और सोशल साइंसेस में भी रस है। तो ये सब मिक्स हो, ऐसा कोई कोर्स हो सकता है क्या? और मुझे थियरीज नहीं जाननी थी, मुझे जानना था कि भाई मैं इसको ट्राई कैसे कर सकता हूँ, अप्लाई कैसे कर सकता हूँ इसको। इसको हम उपयोग में कैसे ला सकते हैं। तो अप्लाइड जो साइंसेस होता है, वैसा कुछ मुझे करना था, पता नहीं। तो फिर मुझे लगा कि यार ऐसा कोई कोर्स तो है नहीं, पता नहीं मुझे, मतलब तब तो कुछ ही नहीं पता था। तो फिर मैंने देखा कि भाई चलो हम खुद ही सीखते हैं। तो मैंने नाटक करना शुरू किया। गुजरात बड़ौदा में बहुत सारे नाटक होते हैं, तो मैं उसमें जुड़ना शुरू किया। मैंने अलग अलग संस्थाओं में जाके वॉलेंटियरिंग करता था, इंटर्नशिप करने लगा। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपोजर मैं लेने लगा। तो एक सबसे बड़ा जो एक्सपोजर मुझे मिला, वो है मुनि सेवा आश्रम करके एक जगह है। बड़ौदा के पास ही है, एक संस्था है जहाँ पे हॉस्पिटल है, प्राथमिक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, कॉलेजेस है। फिर वहाँ पे सोलर से चलता हुआ एसी है। तो सोलर से 100 टन का एसी चलाते हैं वो लोग। और वो एसी सोलर पैनल से नहीं चलता है, सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी है उनके पास। मैं अगर किसी को जानकारी चाहिए इसके बारे में तो मैं दूंगा ज़्यादा। तो ये सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी से ये पूरा एसी चलता था। फिर दूसरा वहाँ पे बायोगैस बॉटलिंग प्लांट है। जैसे एलपीजी का बॉटल आता है, वैसे ही बायोगैस का बॉटल वो लोग बनाने का ट्राई कर रहे थे। तो इस तरह काफ़ी सारे प्रयोग वहाँ पे चल रहे थे। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर था, तो जहाँ पे आदिवासी लड़कियाँ आके पढ़ती थी, पैरामेडिकल कोर्सेज चलते थे। तो इट इज़ लाइक ह्यूज कैंपस एंड लाइक होल लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन। सो वो एक जगह मुझे पता चली कि यार बड़ौदा में ऐसी एक जगह है, वहाँ पे जाना चाहिए। तो मैं जाने लगा वहाँ पे, और अपनी सेवाएं देने लगा। मतलब मैं जाता था, उनको बोलता था कि भाई मुझे कुछ करना है, वॉलेंटियरिंग करना है। तो उन्होंने बोला कि क्या आता है तुम्हें? तो मैंने बोला कंप्यूटर शायद कर सकता हूँ। सो उन्होंने बोला कि हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में एक बंदे की ज़रूरत है जो कंप्यूटर सिखा सके। मैंने ठीक है, मैं आ जाऊँगा। तो कोई सैलरी नहीं, कोई डिग्री नहीं मांगा, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कुछ नहीं, मुझे काम करना है, मुझे सीखना है। तो मैं चल जाने लगा वहाँ पे। और इस और स्कूल में नहीं जाता था मैं अपना वेबसाइट का काम करता था, ऐसे एक्सप्लोर करता था अलग अलग चीज़ें। और मैंने सब कुछ किया, मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ाया। फिर बायोगैस बॉटलिंग प्लांट है, उसमें थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। सोलर के वर्कशॉप्स किए, सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी पे वर्कशॉप्स किए। दीपक घड़िया करके सर है जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा मेंटर किया, अभी भी कर रहे, बहुत साथ दे रहे। तो मैं तो उनके साथ मिलके वर्कशॉप्स किए। तो इस तरह से काफ़ी एक्सपोजर मुझे मिलता रहा। और इस तरह 11वीं 12वीं की
पढ़ाई स्कूल में चल रही थी, मैं जाता नहीं था। और तो ऐसे ही 2 साल निकल गए, मतलब वॉलेंटियरिंग में 2 साल निकल गए, मैं अलग अलग जगहों पे जाता था। अरविंद गुप्ता का आपने नाम सुना होगा, अरविंद गुप्ता टॉयज़ बनाते हैं, टॉयज़ फ्रॉम ट्रैश करके उनका एक यूट्यूब चैनल है, जिस वो आईआईटीएन है, और उनको लगा कि साइंस को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए ये एक अच्छा ज़रिया है टॉयज़ बनाना है, और वो भी कचरे में से, भंगार में से। तो वो स्कूलों में जा जा के अपनी बात रखते थे और अपने वर्कशॉप्स करवाते थे। तो मैं भी उनकी चैनल देखता था कि ये इंटरेस्टिंग कुछ काम हो रहा है, तो मैं भी अपने आसपास की जो स्कूल है वहाँ पे जाके बच्चों के साथ जाके काम कर रहा था। सॉरी, ये वॉइस का तो मैं बच्चों के साथ जाके काम कर रहा था कि भाई ये अरविंद गुप्ता के टॉयज़ में बनाना सिखाता था उनको। उनको कैसे बनाते हैं ट्रैश में से, वो उसके वर्कशॉप बेसिकली मैं करवाता था। तो इस तरह से होल लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ आई वाज डूइंग कि भाई अलग अलग तरीके की चीज़ें मैं एक्सप्लोर करता रहता था। और इस तरह 12वीं का रिज़ल्ट आया, और पता चला कि भाई मैं सारे सब्जेक्ट में फ़ेल हूँ। और तो बात ख़त्म हो गई घर पे। घर पे पता चला कि भाई मैं इस तरह से तो स्कूल ही नहीं जाता था और कुछ और ही कर रहा था। और तो पर तब तक मुझे थोड़ा सा क्लियर हो गया था कि मुझे बच्चों के साथ ही काम करना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत मज़ा आता है। लाइक there I can be a theater person, I can be a scientist, I can write a poetry, I can do whole lot of things। मतलब मैं जो interdisciplinary कोर्स ढूंढ रहा था वो मुझे बच्चों के साथ मिला कि यहाँ पे यार मज़े कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ सिखा सकते हैं, साथ में सीख सकते हैं, बच्चों से कितना सारा सीखने का। तो मैं तो वही करने लगा कि बच्चों को encourage करने लगा कि मुझे सिखाओ यार, मेरे तुम लोग बहुत महान लोग हो। एक तो सबसे बड़ी बात सीखने को मिलती है प्रेजेंट में रहना, बच्चे हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है बच्चों की, और मैं सदा उसको सीखने का प्रयत्न करता रहता हूँ। सो वो एक क्लियर हो गया था माइंड में कि मुझे कोई ऐसा नहीं था कि मुझे एजुकेशन सिस्टम बदलना है, तब तो नहीं था, अब थोड़ा सा है, पर तब तो नहीं था कि भाई ऐसा कुछ बड़ा काम करना है, एक मिशन पे निकल जाना, ये सब गलत है ऐसा। पर मुझे मज़ा आता था बच्चों के साथ, और मैं कुछ कुछ क्रिएटिव मीडियम्स एक्सप्लोर करना चाहता था, जैसे कि फ़िल्म मेकिंग है, ड्रामा है, थिएटर है, कुछ प्रयोग है विज्ञान के। तो ऐसा सब एक्सप्लोर करना चाहता था, जिससे मज़ा आता था मुझे। तो वो मैंने शुरू कर दिया था, और घर पे पता चला कि भाई 12वीं में तो अपन फेल हैं। तो अ, फिर समझाया पापा को, भाई मुझे इस तरह से काम करना है, मुझे नहीं करना। तो पापा बोले कि नहीं नहीं, इस तरह से तो नहीं चलेगा, कुछ तो आगे करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि भाई डिप्लोमा कर ले, डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो होता है वो कर लो, 10वीं में तो तुम्हारे परसेंटेज अच्छे हैं, तो तुम उसी में आगे बढ़ो, डिप्लोमा इंजीनियरिंग। और मुझे फ्री सीट मिल रहा था कॉलेज में, कि डोनेशन देने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने समझाया, पर घर पे कोई समझा नहीं, तो मैंने एडमिशन ले लिया। चलो, मेरे माइंड में क्लियर था कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है, मैं सिर्फ एडमिशन ले लूँगा और फिर मैं अपना काम करूँगा। तो मैंने एडमिशन ले लिया, और फिर कॉलेज में इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन लिया, जो आज तक मैंने कंप्लीट नहीं किया है, वो अभी तक अधूरा है। तो पहले कुछ दिन गया मैं कॉलेज में, देखा कि कैसे पढ़ते हैं। वहाँ पे तो थियरी चल रही थी, लोग मतलब घूम रहे थे, कोई किसी को रियल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं था। छोटी सी कॉलेज थी, कोई बड़ी ऐसी आईआईटी या ऐसा कुछ तो था नहीं कि वहाँ पे इनोवेशन का या ऐसा कोई माहौल हो। पर यहाँ पे तो छोटी सी गांव की कॉलेज थी, तो वहाँ पे कुछ इतना मज़ेदार था नहीं, तो मैं फिर कॉलेज जाना भी मैंने छोड़ दिया। और मैं ये मुनीसेवा आश्रम जो मैंने अभी बताया, उसकी स्कूल में बतौर शिक्षक काम करने लगा। उन्होंने वहाँ के ट्रस्टी बहुत मदद करता रहे, मेंटर करते रहे मुझे। और तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम करो प्रयोग जो भी करना है तुम्हें स्कूल में, और उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया कि तुम कर सकते हो। तो फिर मैंने वहाँ पे जाके 1 से 4 कक्षा में, 1 से चौथी कक्षा में मल्टी लेवल मल्टी ग्रेड करके एक प्रोग्राम है, जिसमें 1 से 4 के बच्चे साथ में पढ़ते हैं, और उनकी परीक्षा ये नहीं ली जाती, उनको अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, जिसमें उनकी रस रुचि के हिसाब से पढ़ाया जाता है। तो वो एक प्रोग्राम मैंने वहाँ पे शुरू करने का प्रयास किया। ऋषि वैली करके एक स्कूल है जो कृष्णमूर्ति फाउंडेशन चलाते हैं,
उन लोगों ने ये प्रोग्राम डेवलप किया था, मल्टी लेवल मल्टी ग्रेड प्रोग्राम। तो वो मैंने इम्प्लीमेंट करने का ट्राई किया। फिर मैंने कंप्यूटर बच्चों को सिखाने के लिए एक मतलब पार्टिसिपेटरी लर्निंग कैसे हो सकता है, हम सब साथ में कैसे सीख सकते हैं और प्रोजेक्ट से कैसे सीख सकते हैं। मतलब मैं कंप्यूटर ऐसे ही क्यों सीखूँगा भाई, इसको वर्ड पैड बोलते हैं, इसको इसको पावर पॉइंट बोलते हैं, पर मैं उनको एक टास्क देता था कि भाई ये चीज़ आपको बनानी है और वो बनाने के लिए इसमें से जो सॉफ्टवेयर लगेगा वो आप यूज़ करो। तो बच्चे इसमें ढूंढते थे चीज़ें और कुछ कुछ इकट्ठा करते थे और उसमें से वो सीखते थे। सुगाता मित्रा करके एक पर्सन है अमेरिका में जो होल इन द वॉल करके एक प्रोजेक्ट चलाते थे कि भाई आप बच्चे को कंप्यूटर दे दो, वो खुद ब खुद सीखने लगेगा, आप उनके सामने सिर्फ रखो, आप उनको सुविधा दो, उनको फ्रीडम दो सीखने की, तो एक हो सकेगा। तो वहाँ से थोड़ा सा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का मुझे चस्का लगा। और बेसिकली कि भाई क्या हो सकता है, और साथ साथ में मैं किताबें भी पढ़ने लगा एजुकेशन पे। दीवा स्वप्न है, गिजुभाई बदेका की किताब है। तोतो चान है, एक जापानीज़ लड़की की किताब है जिसमें उसने अपनी स्कूल के अनुभव शेयर किए हैं। फिर मैं पढ़ने लगा ए एस नील की समर हिल करके एक किताब है जो इंग्लैंड में जो स्कूल है, लोकशाही स्कूल, डेमोक्रेटिक स्कूल उसको बोलते हैं। तो वो एक किताब मैं पढ़ने लगा। फिर मैं सटबरी वैली करके एक स्कूल है तो उसके बारे में पढ़ने लगा। और मुझे पता चला कि यार अल्टरनेटिव एजुकेशन का पूरा वर्ल्ड है, मतलब एक अलग दुनिया है जिसमें बहुत सारी अलग तरीके का एजुकेशन हो रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें इस तरह से भेड़ चाल में ही पढ़ना है, जो लोग जिस तरह से पढ़ रहे हैं इसी तरह से पढ़ना है। तो पूरा होल लॉट ऑफ एजुकेशनल इनिशिएटिव वहाँ पे थे। और खाली एजुकेशन नहीं, लाइफ को अलग तरीके से जीने का अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल कैसी हो सकती है। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम कंज्यूमर ही बने रहे, हम ज़रूरी नहीं है कि हम इसी तरह से पैसे कमाने की दौड़ में और खुशियाँ खोजने की दौड़ में ही पड़े रहे, पर एक अलग अप्रोच क्या हो सकता है, एक एक अलग तरीका क्या हो सकता है जीने का, वो सब मैं एक्सप्लोर करने लगा। तो मेरे जो वहाँ के ट्रस्टी थे मुनि सेवा आश्रम में, उन्होंने भी बहुत ही मुझे मुझे हेल्प की कि भाई तुम अलग अलग स्कूलों में जाओ देखो। तो मैं बेंगलोर में, हैदराबाद में, पुणे में, भोपाल में, सब जगह घूमने लगा, अलग अलग स्कूल में जाता था मैं। मैं जाता था और उनसे सीखने की कोशिश करता था कि भाई कैसे ये आप करते हो। तो वहाँ पे बहुत सारे फार्म स्कूल्स मैंने देखे हैं, मैंने लोकशाही मतलब डेमोक्रेटिक स्कूल देखे हैं, मैंने मैंने ट्रैवलिंग स्कूल देखे, मैंने होम स्कूलिंग फैमिलीज़ के साथ काम किया है। सो बहुत सारे अलग अलग लोगों से मिला मैं। उसी दौरान मनीष जैन से मुलाकात हुई 2014-15 आई थिंक। तो उस दरमियान मनीष जैन और रेवा से, स्वराज यूनिवर्सिटी के जो को फाउंडर है रेवा जी, वो बड़ोड़ा के ही है, तो उनसे भी मुलाकात हुई। उस दौरान एक फ़ेलोशिप चल रही थी जिसका नाम था हैकिंग द एजुकेशन फ़ेलोशिप। तो मैं वो ज्वाइन की, हैकिंग द एजुकेशन फ़ेलोशिप ज्वाइन किया, उसमें बहुत सारे अलग अलग लोगों से मिला। तो उस दौरान मैंने जो प्रयोग किया था वो ये था कि भाई जिनके पास डिग्री नहीं है वैसे लोगों का रेज्यूमे कैसा होगा, उसका सीवी कैसे बनेगा। तो मैंने उसको पोर्टफोलियो नाम दिया था, और उसमें क्या क्या डाल सकते हैं जो एक एम्प्लॉयर के लिए वैल्यूएबल हो, या कोई भी एक नई चीज़ शुरू करने के लिए एम्प्लॉयर को वो उपयोगी हो। तो वो एक मैंने बनाने का कोशिश किया था कि जो भी जिसके पास भी डिग्री नहीं है पर स्किल है, एक नया पर्सपेक्टिव है, उनका मैं इंटरव्यू लेता था और उसके हिसाब से एक उनका एक पोर्टफोलियो रेडी करने में मैं उनकी हेल्प कर रहा था। तो दैट वाज माय प्रोजेक्ट इन दैट फेलोशिप बेसिकली। सो वो एक हुआ। फिर तो मैं मतलब इस तरह से होम स्कूलिंग ग्रुप है बड़ोड़ा में, उनके साथ भी काम किया। और वहाँ से मुझे जानने को मिला कि भाई गुजरात में ही वलसाड़ के पास एक धर्मपुर करके इलाका है जहाँ पे सर्वोदय विद्यालय करके एक स्कूल है। और तो जो ये होम स्कूलिंग ग्रुप था उसमें जो एक पेरेंट थे वो इस स्कूल में ट्रस्टी थे। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप हमारे स्कूल में आओ और कुछ प्रयोग आप वहाँ पे आके कर सकते हो, यू कैन डू सम प्रयोग। तो वहाँ पे ट्राइबल एरिया है पूरा, जहाँ पे अभी तक नेटवर्क नहीं पहुँचा है मोबाइल का। हम लोग अभी 4G यूज़ कर रहे हैं पर वहाँ पे ऐसा कुछ अभी तक पहुँचा नहीं, बहुत डिस्कनेक्टेड एरिया है। सो मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे उनकी अलग डायलेक्ट है, वो लोग गुजराती नहीं समझते हैं।
ये जो एरिया है वो महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर पे है, और वहाँ की जो डायलेक्ट है वो कुकणा उसका नाम है, और इट्स सिमिलर टू मराठी, मराठी के जैसी है थोड़ी बहुत। तो वो मैं सुन रहा था उनके साथ रह के, और मैंने वहाँ पे फर्स्ट ग्रेड के बच्चों के साथ काम किया। तो वहाँ पे जनरली लोग क्या करते हैं कि उनकी जो लोकल डायलेक्ट है उसको नीचा दिखाते कि आपकी लोकल डायलेक्ट कुछ नहीं है, आपको इसमें नहीं बोलना चाहिए, गुजराती में बोलो, बड़े लोग गुजराती में बोलते हैं, आप लोग कुछ नहीं करते हो, जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग हो आप, ऐसा नीचा दिखाते। पर मैं ट्राई कर रहा था कि भाई उनकी लैंग्वेज को नीचा दिखाए बिना आप कैसे उनको गुजराती सिखा सकते हैं, क्योंकि गुजराती सीखना पड़ेगा, बिकॉज़ वो वहाँ पे गुजराती ज़रूरी होगा जब उनको बाहर निकलना पड़ेगा उनके समाज से, तो वहीं पे रहना है तो कोई ज़रूरत नहीं है, खेती करनी है वो, तो सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, वो मान के मैं मतलब गुजराती सिखाने का प्रयास कर रहा था। तो वहाँ पे एक होल लैंग्वेज अप्रोच मैंने ट्राई किया कि भाई हम गुजराती के अल्फ़ाबेट्स और ग्रामर नहीं सिखाएंगे, पर हम लोग उनको बहुत सारे नाटक में, बहुत सारे स्टोरीज़ में, बहुत सारे गीत के साथ इन कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ के साथ भाषा सिखाने का प्रयास करते थे। तो वो मेरा एक 2 साल का रिसर्च प्रोजेक्ट मान लो या एक प्रयोग मान लो, वो मैंने किया, 2 साल वहाँ पे गुजारे, और बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंस हुए वहाँ पे। हमने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी खूब किया, मतलब वो ये आश्रमशाला थी बेसिकली, सर्वोदय विद्यालय जो है वो आश्रमशाला है, और उसमें गांधी जी की नई तालीम जो है वो पद्धति से काम होता है। सुबह में जल्दी उठ जाते हैं 5 बजे, और फिर जो कम्युनिटी वर्क होता है वो करते हैं, और फिर पढ़ाई होती है जिसमें भी प्रोजेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, हाथ से काम करना होता है, तो हैंड हार्ट हेड सब कुछ इस्तेमाल करके काम करते हैं हम लोग। हाँ जी, फिलिक्स पटेल जो है वो वहाँ पे आए थे हमारे स्कूल में। तो वो एक मान्यता लेके आए थे अपनी कि भाई वो ट्राइबल एजुकेशन पर रिसर्च कर रहे थे बेसिकली, फिलिक्स पटेल जो है, और वो हमारे स्कूल में आए थे, और वो बोल रहे थे कि भाई जो ट्राइबल एजुकेशन है वो तो बहुत ही गलत चीज़ है, हमें ट्राइबल्स को एजुकेट ही नहीं करना चाहिए, और हमें हमें उनको ये सब चीज़ें, ये कंज्यूमरिज्म नहीं सिखाना चाहिए, कैपिटल माइंडसेट की ये सारी चीज़ें हैं तो वो नहीं सिखानी चाहिए, आपको अलग एजुकेशन देना चाहिए। तो मेरे स्कूल में आए वो, मैंने बोला कि आप ऐसे बातें मत करो, आप एक दिन मेरा क्लास देखो, यहाँ पे एक हफ्ता रहो, और फिर डिसाइड करो कि आपको कैसा लगता है ये चीज़। तो वो बोले कि नहीं नहीं, एक हफ्ता तो बहुत ज़्यादा है, मैं एक एक आध दिन रहूँगा। तो वो एक आध दिन रहे, और उनको इतना पसंद आया वो एनवायरनमेंट और हमारी सीखने सिखाने की प्रक्रिया कि वो एक हफ्ता रहे पड़े वहाँ पे, और काफ़ी एक्सप्लोर किया हमने साथ में। वो दूसरी 2 बार आए हमारी स्कूल में, और उनके रिसर्च पेपर में भी उन्होंने मेंशन किया है हमारे बारे में, हमारे स्कूल के बारे में, और बहुत ही प्रभावित थे। और वो तो बड़े बड़े दिग्गज व्यक्ति है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनके काम की, और उन्होंने जो उड़ीसा में काम किया है बहुत इंटरेस्टिंग काम है। तो वो इस तरह से लोगों की मान्यता बदलती है कि सब कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि भाई गलत ही चल रहा है, कुछ कुछ पॉकेट्स में अच्छा काम, इंटरेस्टिंग काम हो रहा है, उसको भी मेंशन करना चाहिए, उसमें होप है कि भाई हम प्रोजेक्ट से सीख सकते हैं, हम लोग फियर के बिना सीख सकते हैं, हम लोग कंपैरिजन कंपटीशन के बिना सीख सकते हैं। तो एक्चुअली मैं ये धर्मपुर काम करने के लिए घर से भाग गया था, लाइक लिटरली जैसे स्कूल सॉरी फिल्मों में भाग जाते हैं, वैसे मैं भाग गया था। और क्योंकि मुझे मेरे घर वाले इसके लिए रेडी नहीं थे कि इस तरह से काम करना चाहिए जंगल में जाके, तो मैं एक सुबह में ट्रेन पकड़ के चला गया। फिर कुछ समय तक अनबन रही, बात नहीं हो पा रही थी घर से, पर अब सब ठीक ठाक है, और अब वो लोग भी मान रहे हैं कि इस तरह का काम भी हो सकता है। पर या जोखिम उठाने पड़ते हैं, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था इस काम में, और मुझे वैल्यू दिख रही थी, मीनिंग दिख रहा था इस काम में, इसलिए मैं ये करता जा रहा था। तो हम लोग करीब करीब हमारे जो टॉप के लास्ट चीज़ों में आ रहे हैं, तो मैं फटाफट से अभी का जो काम है वो मैं बता देता हूँ, इसके बीच तो बहुत सारी और चीज़ें भी हुई, पर हमारे पास समय नहीं है इतना वो चीज़ें रखने के लिए, तो मैं फटाफट से अभी का काम बता देता हूँ। तो अभी मैं शिशुकुंज करके एक स्कूल है भुज में, कच्छ भुज आपने सुना होगा, तो वहाँ पे मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, और वहाँ पे काम करता हूँ।
तो वहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें इंटरेस्टिंग करता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। और फिर किसी को ज़्यादा जानना है तो हम लोग इसके बाद भी फ़ोन पे या किसी और तरीके से बातें कर सकते हैं। तो एक चीज़ वहाँ पे मैं करता हूँ वो है लैंग्वेज टीचिंग। गुजराती में पढ़ाता हूँ वहाँ पे। मैंने जिस तरह से बताया होल लैंग्वेज अप्रोच से, वो मैं ट्राई करता हूँ कि इन कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेज कैसे पढ़ाई जाए। दूसरा मैं करता हूँ एक इंटीग्रेटेड क्लासरूम बनाने की एक ट्राई करता हूँ कि वहाँ पे मैं सब्जेक्ट में नहीं मानता हूँ, मतलब सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि सब मिक्स होना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज़ मिक्सिंग ऑफ एवरीथिंग। लाइक वो लाइफ ऐसी नहीं है कि भाई आज सोशल साइंस वाली लाइफ है, आज साइंस वाली लाइफ है, या आज लैंग्वेज वाली लाइफ है। लाइफ में तो सब इंटीग्रेटेड होता है। तो हम पढ़ाते क्यों है अलग अलग। तो हम लोग ऐसा ट्राई कर रहे हैं कि इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट से कैसे पढ़े। हम लोग एक प्रोजेक्ट ले, जैसे कि मैं एक प्रोजेक्ट की बात करूँगा फाइबर टू फैब्रिक, कि जिसमें हम लोग फाइबर मतलब एक कपास मतलब एक कॉटन की एक एक तार से लेके फाइबर बनने, फैब्रिक बनने तक, मतलब कपड़ा बनने तक की पूरी जो प्रोसेस है उसमें बच्चों को जोड़ते हैं। वो लोग चरखा चलाना भी सीखते हैं, वो लोग अलग अलग कॉटन और दूसरे फाइबर्स को भी टेस्ट करते हैं, इसके आसपास की कहानियाँ भी सीखते हैं, लोकगीत भी सीखते हैं। तो इस तरह से पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच रहता है। तो वो एक हम लोग करने की ट्राई कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट से कैसे सीखे और कैसे करें। हाँ, गांधी जी ने भी यही बोला है कि नई तालीम में कि भाई उद्योग से सीखो, कुछ करके सीखो, तो ही हैंड हार्ट और हेड तीनों कवर हो पाएंगे। और मेरा काम का जो मुख्य वो है वो संवेदनशीलता भी रहा है कि संवेदनशीलता कैसे बच्चों में बढ़ाई जाए। तो वो भी मैं उस पर भी थोड़ा सा काम करता हूँ। तो अफेक्टिव डोमेन ऑफ साइंस बोलते हैं उसको, कि भाई साइंस तो आप पढ़ाते हो लॉजिकल एनालिटिकल, तो उसकी अफेक्टिव डोमेन भी जो है वो भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए। तो हम लोग इको बड़ी करके क्लब चलाते हैं हमारे साथी शिक्षक के साथ। तो इको बड़ी क्लब में हम पर्यावरण से दोस्ती कैसे कर सकते हैं, प्लास्टिक रिसाइकलिंग का काम करते हैं, प्लास्टिक अपसाइकलिंग, उसमें से कुछ अलग अलग चीज़ें बनाना। तो हम प्लास्टिक में से बॉटल ब्रिक्स बनाते हैं जिससे घर भी बनाया जा सकता है, सोने के लिए पिलो बनाते हैं, फिर कार्डबोर्ड में से फर्नीचर बनाते हैं। तो बेसिकली जो भी वेस्ट है, कचरा है, उसमें से नई नई चीज़ें बनाने का। और हमारी एक्शंस मतलब हम जो कार्य कर रहे हैं वो पर्यावरण पे कैसे असर करता है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करते हैं, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इको बड़ी क्लब में होती है। हमारे यहाँ पे एक फ़िल्म वाला क्लास करके एक क्लास चलाता हूँ जिसमें हम फिल्में देखते हैं और फिल्में से हम कैसे सीख सकते हैं। तो फिल्म देखी, उसमें से थिएटर किया, ड्रामा किया, फिर उसमें क्रिएटिव राइटिंग भी जोड़ते हैं। जैसे कि आपने चाइल्ड लेबर के बारे में फ़िल्म देखी, तो चाइल्ड लेबर के बारे में फ़िल्म देख के आप अपनी कम्युनिटी में जाओ और हमारे यहाँ पे चाइल्ड लेबर है कि नहीं, वो कैसे जी रहे हैं, हम उनके साथ कैसे कोलैबोरेशन कर सकते हैं, हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनको एम्पावर कैसे कर सकते हैं। उस तरह की बातचीत बच्चों में होती है। तो बेसिकली सिर्फ पढ़ाई नहीं, मतलब सिर्फ बातें नहीं, एक बात लो उसमें से अपने मतलब अफेक्टिव डोमेन से शुरू करो, कुछ फील करो, फिर कुछ उस पर इमेजिन करो, सोचो, और फिर कुछ बनाओ, डू फील इमेजिन डू एंड फिर शेयर, फिर आप बांटो लोगों में कि भाई ये हमने किया, ये आप भी यूज़ कर सकते हो, आप भी करते हो। तो ये सब ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ। तो अभी आपके कोई सवाल हो या कुछ भी हो तो आप बता सकते हो। समय करीब करीब ख़त्म हो रहा है, 2 मिनट है मेरे पास। तो मैं आप सवाल पूछो तब तक एक गाना गाने की कोशिश करता हूँ। वो भी फिर से एक गुजराती में है, पर मुझे बहुत पसंद है ये गाना, तो मैं गा लेता हूँ। तो मेरे टॉक के अंत इससे होगा, 38 मिनट्स हो गए। तो किसी को भी सवाल हो, कुछ भी हो, तो आप लिख सकते हो। और मेरा वेबसाइट है, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, किसी को भी ज़्यादा जानकारी चाहिए मेरे काम के बारे में। तो मैं यहाँ पे वेबसाइट मैंने लिख दिया, learningwala.com करके मेरी वेबसाइट है। लर्निंग जैसे ऑटो वाला होता है, रिक्शा मतलब कोई भी दूध वाला होता है, वैसे मैं लर्निंग वाला ऐसा कुछ नाम दिया है मैंने कि भाई सीखना ही ज़िंदगी है, वैसा कुछ। तो यस, तो मैं गाना शुरू करता हूँ। ये भी गुजराती में है, शायद पता नहीं चलेगा, पर आप एंजॉय कर पाओगे शायद। या ચાલને વાદળ થઈ અને જોઈએ કે ક્યાંક થાય છે ધોધમ ધોધ જેવું કંઈક આપણા વિશે,
ચાલને વાદળ થઈએ અને જોઈએ કે ક્યાંક થાય છે ધોધમ ધોધ જેવું કંઈક આપણા વિશે. આપણામાં કોઈ હળજોડ કે કોઈ બે જણા જાય બી જાતા ખેતરો ભણી જાય બી જાતા વાવણી વિશે. ચાલને વાદળ થઈએ અને જોઈએ કે ક્યાંક થાય છે ધોધમ ધોધ જેવું કંઈક આપણા વિશે. આપણે તો આકાશ ભરીને આવવું અને છલકી જવું એવડું વને વન. નાગડા નાતા છોકરાને જોઈ થાય તે આખા ગામને ની જેમ નવાનું મન. હોય એવું તો થાય ગણીને આપણે તો બસ વરસી જવું ગામને માથે સીમને માથે ઉગમણે હાથની દિશે. ચાલને વાદળ થઈએ અને જોઈએ કે ક્યાંક થાય છે ધોધમ ધોધ જેવું કંઈક આપણા વિશે. સાવ ધોળા કે સાવ કાળા જેમ ચાહીએ એવા ફૂલ ગુલાબી રંગ નિરાલમ છે. આપણી મોજે આપણા ચિત્ર કાઢીએ એવું આખું મળે દેહની તૂટે છે. આપણામાંથી આપણે તો બસ નીકળી જાઉં ઘર મારીને કોઈ અજાણી ઝાકળ ગેલી પાંદડી છે. ચાલને વાદળ થઈએ અને જોઈએ કે ક્યાંક થાય છે ધોધમ ધોધ જેવું કંઈક આપણા विषय. सो ये था एक और एक गीत ध्रुव भट्ट के एक संग्रह में से मैं आपको बुक दिखाता हूँ. सो ये बुक है जिसमें से मैं पढ़ रहा था. सो ध्रुव भट्ट बहुत हमारे गुजराती के जाने माने कवि है और काफ़ी इंटरेस्टिंग काम बच्चों के साथ भी करते हैं तो उसकी भी कभी बात करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच. फिर से एक बार स्मृति का बहुत बहुत धन्यवाद. नृत्य नित्य नूतन वार्ता मंच का भी बहुत बहुत धन्यवाद. मुझे मौका दिया इस तरह से अपनी बात रखने का और सभी साथियों का जो यहाँ पे जुड़े हैं कमेंट कर रहे हैं लगातार उन सबका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना समय दिया सुनने को समझने को. आप भी इसके बाद भी हमसे जुड़ सकते हैं. कोई भी हम लोग बातें कर सकते हैं. किसी को भी कोई किसी भी तरह के प्रयोग में इंटरेस्ट आया हो कि भाई ये कैसे हुआ या ये कैसे करते हो तो आप लोग जुड़ सकते हो साथ में. मैंने वेबसाइट अपनी रख दी. तो फिर से एक बार सबसे धन्यवाद. बहुत बहुत दिल से धन्यवाद. थैंक यू. तो मैं यहाँ पे मेरा वीडियो एंड करता हूँ और सबको शुभकामनाएं. आप सब घर पे होंगे सुरक्षित होंगे. सबकी हेल्थ की और सुरक्षा की कामना मैं करता हूँ. थैंक यू सो मच.